नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है अग्नि परीक्षा। अगर आपको कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। आज सोनाक्षी को उसकी सास दमयंती जी और पति पुलकित बहुत अनुनय विनय के साथ अपने किए की माफ़ी मांगते हुए वापस ले जाने आए थे। वैसे तो सोनाक्षी का उनके मिलने का भी मन नहीं कर रहा था, पर अपने संस्कारों की वजह से वो घर आए मेहमान का अपमान नहीं करना चाहती थी। वो बेनम से उनके सामने आई तो दमयंती जी ने अपने आंचल को फैलाकर घर लौट चलने के लिए कहने लगी। उस समय उसने दमयंती जी से बहुत विनम्र शब्दों में बस इतना ही कहा, वो लोग घर जाए, अब उसका वापस लौटना नामुमकिन है। सोनाक्षी की माँ भी उसकी मनोस्थिति समझ रही थी, इसलिए आज उन्होंने भी उसको कुछ भी कहना और टोकना उचित नहीं समझा। आज की रात सोनाक्षी के लिए परीक्षा की रात थी। आज उसने अपनी बीती जिंदगी के वो कड़वे घूंट फिर से याद आ गए, जिनसे वो दूर भागना चाहती थी। उसे याद आ गया कि कैसे वो और उसकी माँ संध्या एक दूसरे के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। पापा तो जब वो बहुत छोटी थी तब हृदयघात होने पर उनका साथ हमेशा के लिए छोड़ गए थे। पापा की जगह माँ को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल गई थी। उसके बाद दोनों माँ बेटी एक दूसरे का संबल बन गई। सोनाक्षी भी बहुत समझदार थी। उसने कभी संध्या को किसी बात के लिए तंग नहीं किया था। अभी वो कॉलेज के अंतिम वर्ष में थी। दमयंती जी के अमीर घर से उसके लिए उनके बेटे का रिश्ता आया था। सोनाक्षी और उसकी माँ ने अभी उसकी शादी के विषय में कुछ सोचा भी ना था, क्योंकि सोनाक्षी कॉलेज की पढ़ाई के बाद प्रतियोगी परीक्षा देना चाहती थी और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। दमयंती जी ने सोनाक्षी को अपनी एक रिश्तेदार के घर उनकी बेटी के साथ देखा था। रिश्तेदार की बेटी और सोनाक्षी बहुत अच्छे मित्र थी। सोनाक्षी के सौम्य स्वभाव और कम बोलने की आदत को दमयंती जी की पारखी नजरों ने भांप लिया था। दमयंती जी को अपने बड़े बेटे पुलकित के लिए वो ही ठीक लगी, इसलिए उन्होंने उसके घर रिश्ता भेजा। सोनाक्षी और उसकी माँ संध्या सोच में पड़ गए कि इतने बड़े अमीर परिवार उसके साथ क्यों रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। वैसे भी सोनाक्षी स्वभाव में बहुत अच्छी थी, पर रंग रूप में सामान्य ही थी। दमयंती जी के सामने भी जब ये बात रखी गई तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनका बेटा पुलकित की उम्र तो ज्यादा नहीं है, पर उसकी पहली पत्नी शादी के 2 साल बाद ही एक दुर्घटना में चल बसी थी। पीछे रह गया था उसका 1 साल का छोटा बेटा आरव। अब पूरी जिंदगी तो अकेले नहीं काटी जा सकती। उनके पोते को माँ मिल जाए और उनके बेटे की दुनिया फिर से बच जाए, इसलिए वह सोनाक्षी में ही अपनी होने वाली बहू का अक्स देखती है। सोनाक्षी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी माँ की तरफ से कोई बाध्यता नहीं थी, पर उसके मामा मामी जितनी वो बहुत निकट थी जिनके वो बहुत निकट थी, और उसकी कुछ सखी में उसको ये शादी करने की सलाह दी थी, क्योंकि पुलकित का परिवार की गिनती के शहर ही सभ्य और अमीर परिवार में होती थी। वैसे भी आरव की मासूम आंखें भी सोनाक्षी को अपनी तरफ खींच रही थी। इतना सब सोचने और विचार करने के बाद उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। शादी भी खूब धूमधाम से हो गई। वो इतने बड़े समृद्ध परिवार की बहू बनकर आ गई। यहाँ आने के बाद उसके लिए सारे तौर तरीके बिल्कुल नए थे। हर कार्य के लिए नौकर थे। अगर वो अपनी पसंद से कुछ करना भी चाहती थी तो उसको मध्यम वर्ग की मानसिकता बताकर उसका मजाक उड़ाया जाता। यहाँ तक कि उसकी दोनों छोटी ननद भी जब देखो तब उसके कपड़े पहनने और कई बार तक वो उसके रंग रूप का भी मजाक बना देती। पुलकित को भी उससे कोई मतलब न था। वो तो दिन भर काम और रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में व्यस्त था। अगर वो कभी पुलकित से बात भी करने की कोशिश करती तब वो उसको स्तरहीन बताकर वहां से चला जाता। घर में एक आरव ही था जिसके साथ वो सुकून से पल बिताती थी, जिसके साथ वो सुकून के पल बिता पाती थी, जिसके साथ उसको अपना रहन सहन, रंग रूप और मध्यम वर्ग का एहसास नहीं दिलाया जाता था। उसके साथ बिताए वो हर पल उसके लिए अनमोल होते थे। समय इसी तरह आगे बढ़ रहा था।
एक दिन दमयंती जी के समूह की कुछ सदस्य घर आई थी। असल में दमयंती जी की शहर की सबसे बड़ी उत्थान संस्था की सदस्य थी। इस बार वहां अध्यक्ष पद का चुनाव भी था। दमयंती जी किसी भी तरह से ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। असल में इस संस्था के चर्च आए दिन प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां का हिसाब बनते थे। अपने वैभव और चकाचौंध प्रभावित करने के लिए दमयंती जी ने समूह की सभी सदस्य महिलाओं को लंच पर बुलाया था। कहीं न कहीं पुलकित के साथ सोनाक्षी की शादी भी दमयंती जी के अध्यक्ष बनने की योजना का ही हिस्सा था। आज सुबह से ही घर में बहुत हलचल थी। तरह तरह के नाश्ते और खाने का आइटम बनाए जा रहे थे। आज दमयंती जी सोनाक्षी पर भी विशेष प्यार बरसा रही थी। उसको ही सारे खाने नाश्ते के प्रबंध के लिए बोला था। उसको अच्छे से तैयार होने के लिए भी बोला था। साथ साथ सभी अतिथि के लिए स्वागत की तैयारी भी उसी को सौंपी थी। आज सोनाक्षी बहुत खुश थी। उसको लग रहा था कि शायद अब दमयंती जी उसको अपने परिवार का हिस्सा मान चुकी है। धीरे धीरे सभी महिला मंडल की सदस्यों का आना शुरू हो गया। सोनाक्षी ने उनकी आवभगत में कोई कसर न छोड़ी। दमयंती जी की भी बोली आज और दिनों की अपेक्षा सोनाक्षी के लिए ज्यादा ही मधुर थी। आज सब ताने जो वो सोनाक्षी के मध्यम वर्ग और रहन सहन को लेकर सुनाती थी, सब गायब थे। आज वो सभी सदस्यों को अपनी बड़ी बहू कहकर उसका परिचय दे रही थी। सब अच्छे से चल रहा था। खाना पीना चल रहा था। सभी महिलाएं सदस्य दमयंती जी की बहुत प्रशंसा कर रही थी। अब सोनाक्षी की बाकी प्रबंध देखकर बाहर आ गई थी। अब हॉल में दमयंती जी और उसकी संस्था की महिलाएं ही रह गई। अब हॉल में दमयंती जी और उनकी संस्था की महिला ही रह गई थी। तभी उनमें से किसी महिला ने कहा कि आपकी बहू तो बहुत सुशील और सुघड़ है। उसकी इस बात पर दमयंती जी ने कहा कि ये तो हमारे घर के रहन सहन का नतीजा है, नहीं तो अपने घर में तो उसने कुछ भी नहीं देखा था। मैं नारी उत्थान को ही अपना लक्ष्य मानती हूँ, इसलिए मैंने सोचा था क्यों ना इसकी शुरुआत घर से ही की जाए। मैंने एक साधारण सी शक्ल और परिवार वाली लड़की को अपनी बहू बनाना उचित समझा। आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैंने उसके साथ कोई भेदभाव न करके पूरे प्यार और सम्मान से बात करती हूँ। मेरे परिवार में उसके काम को हाथ नहीं लगाना पड़ता। यहाँ आकर उसने इतना वैभव और पैसा देखा जितना कि वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मैं तो अपने इस कार्य के द्वारा समाज को एक संदेश देना चाहती हूँ, जिससे गरीब घरों की लड़कियां का उद्धार हो सके, दहेज प्रथा बंद हो सके। उनकी इस तरह की बातें सुनकर महिला मंडल की सदस्यों ने मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करना शुरू कर दी। कई ने तो ये भी बोल दिया कि आप वास्तव में इस संगठन के अध्यक्ष बनने के लायक है। यही तो वो चाहती थी। जब ये सब बातें चल रही थी तब सोनाक्षी किसी काम से हॉल की तरफ ही आ रही थी कि दमयंती जी के अहंकार से परिपूर्ण शब्द उसके कानों में भी पड़ गए। उसको लगा कि कितना आसानी से दमयंती जी ने बेटे की दूसरी शादी और बच्चे को छुपाकर उसके साधारण रंग रूप और मध्यम स्तर के रहन सहन को अपना चुनावी मुद्दा बना लिया। इस हकीकत को जानकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। किसी तरह से उसने अपने आप को संभाला। जब सब लोग चले गए तब शाम को सोनाक्षी ने इस विषय पर दमयंती जी से बात करनी चाहिए तो वो बुरी तरह से भड़क गई। उल्टा वो उसको ही बोलने लगी कि उसको छिपकर सबकी बातें सुनते हुए शर्म नहीं आई। यह शायद उसके मध्यम वर्गीय संस्कार है। लगता है उसकी माँ उसको ये सब सिखाना भूल गई। दमयंती जी ने यह भी कह दिया कि उसकी हैसियत तो उनके सामने खड़े होने तक की नहीं थी। उसके जैसे बिना बाप की साधारण रंग रूप वाली लड़की की शादी अपने बेटे से करवाकर उन्होंने उस पर और उसकी माताजी पर एहसान किया है। उनकी जली कटी बातें सुनना अब सोनाक्षी के लिए कठिन हो रहा था। उसने बहुत ही शांत शब्दों में उनसे ये कहा कि आज उनके स्वाभिमान को काफी ठेस लगी है। अब वो उनका मोहरा नहीं बनेंगी। वह अभी इस घर से जा रही है। आज भी उसकी माँ के घर के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। ये कहकर वो उनके दिए हुए सारे कपड़े आभूषण वही छोड़ अपनी माँ के दिए कपड़ों में अपने मायके आ गई।
घर की पुरानी नौकरानी ने उसको रोकने की कोशिश भी की, तब वो ये कहकर जिस घर में उसको कभी बहू का दर्जा ही नहीं दिया, वो वहां रुककर क्या करेंगी। इस तरह अपने स्वाभिमान से समझौता न करने के उसने अपने मायके आना ही वापस समझा। वो घर पहुंची, अपनी माँ को सब बताया तो उन्हें भी सब जानकर बहुत दुख पहुंचा। अब वो आगे की पढ़ाई पूरी करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गई। कभी कभी उसको आरव की तो याद आती थी, पर वो उन सब बातों को भूलकर अपनी पढ़ाई में लग जाती थी। पुलकित और बाकी घर वाले को तो वैसे भी उससे कोई लगाव ही नहीं था। ऐसे ही 6 महीने से ज्यादा का समय बीत गया था। उधर आरव वैसे तो किसी को कुछ नहीं कह पाता था, पर 1 साल की अवधि में वो सोनाक्षी से बहुत हिलमिल गया था। सोनाक्षी ने भी आरव को सगी माँ से बढ़कर चाहा था। सोनाक्षी के जाने के बाद वो काफी बीमार रहने लगा था। 2 साल का बच्चा अंदर ही अंदर घुल रहा था। अभी पिछले सप्ताह से उसको तेज बुखार था, जिससे वो कोमा में जा सकता है। वो किसी के हाथ से कुछ भी खा पी नहीं रहा था। अच्छे से अच्छे डॉक्टर उसका बुखार नहीं उतार पा रहे थे। पोते की ऐसी हालत देखकर दमयंती जी की आंखों के सामने बार बार सोनाक्षी का ही चेहरा आ रहा था। कहीं ना कहीं वो आरव की तबीयत खराब होने के पीछे अपना ही हाथ मान रही थी। वो सोनाक्षी के प्रति अपने किए व्यवहार के लिए बहुत पछता रही थी। उन्होंने अपनी भूल का सुधार कर सोनाक्षी को वापस लाने की सोची। वो तुरंत गाड़ी निकलवा कर पुलकित के साथ सोनाक्षी के घर पहुंच गई। वहां सोनाक्षी से उन्होंने अपने किए की माफी मांगी और आरव की दुहाई देते हुए घर वापस की बात की। सोनाक्षी ने कहा कि वो बार बार अपने स्वाभिमान की बलि देकर अग्नि परीक्षा नहीं दे सकती। वो अपने मध्यम स्तरीय जीवन और साधारण रंग रूप में ही खुश है। उसने पुलकित और दमयंती जी की कोई भी मदद करने से इनकार कर दिया और उनके सामने से उठकर चली गई। दमयंती जी ने सोनाक्षी की माँ संध्या जी से भी उसको मानने की प्रार्थना की। संध्या जी को आज दमयंती जी और पुलकित की आंखों में पश्चाताप स्पष्ट झलक रहा था, पर अब वो सोनाक्षी को किसी बात के लिए मजबूर नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि अब सोनाक्षी अपने विवेकानुसार फैसला ले और वो लोग वापस चले गए। उधर सोनाक्षी के दिमाग में यही सब चल रहा था। तभी उसके मोबाइल पर पुलकित का संदेश आया, जिससे उसने अब तक के व्यवहार के लिए क्षमा मांगी थी। संदेश में भी लिखा था कि इन सब से मासूम बच्चे आरव की तो कोई गलती नहीं है। आरव ने तो अपनी सगी माँ को देखा ही नहीं है, सोनाक्षी को ही अपनी माँ माना है। कम से कम एक बार आकर उससे मिल तो सकती है। सोनाक्षी बहुत आहत थी, पर माँ की ममता उसकी सब घाव पर हावी हो गई। सूरज की पहली किरण की दस्तक के साथ ही उसने आरव के पास जाने का फैसला कर लिया। साथ साथ उसने अपने आप से भी ये वादा किया कि वो उस घर में वापस तो जाएंगी, पर अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगी। वो अपने पैरों पर खड़ी होंगी। अब तो वो इस दबाव में ही नहीं आएंगी। बड़े अमीर घर की बहू बाहर नौकरी नहीं करती। कई बार एक लड़की बहू के रूप में अपने आसपास के वातावरण से समझौता करने की बहुत कोशिश करती है, पर जब उसके स्वाभिमान पर चोट पहुंचती है तो वह सहन नहीं कर पाती। आज के समय में वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, तो फिर वो ही क्यों सारी अग्नि परीक्षा का दंश सहन करे। बराबर सम्मान की प्राप्ति के लिए कभी कभी आवाज उठाना भी आवश्यक होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। थैंक यू।